नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया शैला। तो अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए नया सवेरा, क्योंकि तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से तो हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हलचलें चल रही हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए हैं उस पर अब क्या नई हलचल देखने को मिल रही है, उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरे के इस अंक की और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच पोस्टर वॉर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ 1 लाइन का प्रस्ताव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन में भारतीय समुदाय से की बातचीत। कहा, भारत का प्रोफाइल बढ़ाने में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदायों की बड़ी भूमिका। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी दी जानकारी। मुंबई में आज से शुरू होगी G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक। तो वहीं भुवनेश्वर में संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। अगले चरण में जाता दिख रहा है तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव। एर्दोगान और कमाल के बीच कांटे की टक्कर, लेकिन एर्दोगान को अब भी जीत का भरोसा। थाईलैंड में 2 विपक्षी दल मिलकर बना सकते हैं सरकार। जुलाई में होने वाली सीरेट की बैठक के बाद तय होगा अगला प्रधानमंत्री। आम चुनाव में प्रयुक्त चान ओचा की पार्टी की हार। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहम मुकाबला। कल खेले गए मैच में केकेआर ने धोनी की सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। तो कर्नाटक चुनाव में जीत के बावजूद कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। राज्य में मुख्यमंत्री का पद किसको दिया जाए, इसको लेकर अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कल रात बेंगलुरु में हुए विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वसम्मति से पारित हुआ कि खड़गे ही विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगाएंगे और वही जो है मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रमुख दावेदार हैं। दोनों ही नेता आज दिल्ली आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को होगा। I am not a party to those discussions. As General Secretary, I am a simple worker of the Congress Party who stood out with all my legislator friends. We celebrated CLP leader Siddharamaiah ji, DK Shiv Kumar ji, myself, all our legislator. We were sitting with great bonhomie, planning the future for Karnataka and people of Karnataka in that atmosphere of mutual trust and unity. Like we have worked, we'll continue to work, and observers will file their report. Congress leadership will decide. और वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची हलचल पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका नाम तय करेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। उनके सुबह के नाश्ते की टेबल पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। वो जितनी मर्जी आपस में खींचतान करे उसको कोई लाभ नहीं, चाहे वह दोनों में से कोई हो या कोई तीसरा हो, चाहे 10 जनपद की ब्रेकफास्ट टेबल पे ही होगा। पार्टी के अंदर वहाँ पे खींचातानी शुरू से थी, अब से नहीं। और शिव कुमार और
सिद्धारमैया के बीच में खींचतान है, और बाकी लोग भी हैं जो रेस में हैं। और बेंगलुरु से आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो चुका है कि इन दोनों में आखिर पार्टी किस पर अपना दांव खेलती है और किसे मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसे में क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है और जो सरगर्मियां हैं वो कितनी तेज नजर आ रही है? बैठकों का सिलसिला जारी रहा और कल कई विधायक अलग अलग गुट बनाकर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे, लेकिन आज जो है कर्नाटक से सदस्य जो है दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। सिद्धरामैया के साथ डीके शिव कुमार होंगे और कांग्रेस एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की जो टीम गठित की गई है, ये टीम के सदस्य भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में ये तय होगा कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कल विधायक दल बैठक में ये एक रेजोल्यूशन पारित करके साफ कर दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री का चुनाव के नाम पर मोहर लगेगी तो वो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कवायद को पूरा करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली में एक बार फिर डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया और कुछ विधायकों के साथ एआईसीसी अध्यक्ष और राहुल गांधी और सोनिया गांधी बातचीत करते हैं, तो उसके बाद क्या सहमति बनकर निकलकर सामने आती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए इस समय ये बेहद जरूरी है कि सहमति के साथ मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया जाए, क्योंकि अगर इन दोनों नामों में से किसी एक गुट का नाम कांग्रेस अध्यक्ष सामने लाती है तो जाहिर है दूसरे गुट में काफी हलचल मचेगी, चाहे वो सिद्धरामैया का हो या फिर डीके शिव कुमार का हो। ऐसे में आज की बैठक जो है बहुत अहम है और आज हो सकता है शाम तक नाम तय हो जाएगा। हमारी आयशा, आप हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ कुमार आलोक भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, सुप्रभात। जैसे कि आयशा ने अभी बताया कि आज दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में ही नाम का जो है नाम पर मोहर लग जाएगी। आज पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के क्या कुछ हलचल रहने वाली है ये आपसे जानेंगे, क्योंकि दोनों ये जो नेता हैं बड़े ही मंझे हुए नेता हैं। चाहे सिद्धारमैया की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी मंझे नेता माने जाते हैं। वहीं डीके शिव कुमार की बात करें तो उनका भी एक बड़ा जनाधार है, लेकिन डीके शिव कुमार की अगर उस पर मोहर लगती है तो उनकी छवि काफी कुछ साफ नहीं रही है। वो भी एक कांग्रेस के लिए चिंता की विषय हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस को दोनों गुटों को साथ में रखना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर कह सकते हैं। देखिए, आपने सही कहा कि जहां तक हम डीके शिव कुमार की बात करें तो उनके खिलाफ जो 19 मामले हैं जो लंबित हैं, वो डीके शिव कुमार जब कांग्रेस सरकार जब वहां पर गिरी थी, जब उनकी तो उसके बाद से पार्टी को वहां संभालने वाला कोई नहीं था, कोई आगे नहीं आ रहा था। उस समय डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए आगे आए और संगठन राज्य के अध्यक्ष बने, पीसीसी के अध्यक्ष बने। और जब वो जेल गए तो जेल के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो वहां पर सोनिया गांधी उन्हें जेल में मिलने गई थी। तो 10 जनपद से करीबियों की अगर हम बात करेंगे तो डीके शिव कुमार बहुत आगे हैं। लेकिन जहां तक हम सिद्धारमैया की बात करें तो सिद्धारमैया के इतिहास को अगर आप देखें, राजनीतिक इतिहास को देखें, तो वो देवगौड़ा की पार्टी में थे, जेडीएस में थे और वो नंबर 2 थे। लेकिन जैसे जैसे कुमार स्वामी को देवगौड़ा ने आगे बढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद से उनकी तलखियां बढ़ी जेडीएस के साथ और वो फिर कांग्रेस में वापस आए 2006 में और उसके बाद वो 2013 में मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात है कि वो कुरवा समुदाय से आते हैं, जो राज्य में लिंगायत और बोकालिंगा के बाद तीसरी सबसे बड़ी जाति है। तो कांग्रेस अगर उनको बना करके ये फेस बनाना चाहती है कि हम ओबीसी को या बैकवर्ड क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करेगी। लेकिन डीके शिव कुमार की दावेदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता है और यही कारण है कि जैसे कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि जो विधायक दल की कल जो बैठक हुई थी उसमें बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया गया था और बैलेट बॉक्स में लोगों ने अपने मत डाले हैं, आइदर डीके शिव कुमार, आइदर सिद्धारमैया, आइदर तीसरा कोई भी हो। तो कहा जा रहा है कि वो 10 जनपद में खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो सोनिया गांधी से मिलेंगे और दोनों की उपस्थिति में, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की उपस्थिति में वहां पर
मतगणना होगी, यानी कि वो बैलेट पेपर खोला जाए, बैलेट बॉक्स को खोला जाएगा और मतों की गिनती होगी, यानी विधायकों की मतों की गिनती होगी और जो मतों की गिनती में सबसे आगे होगा वही सीएम का दावेदार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जब खड़गे सोनिया गांधी से मिलते हैं 10 जनपद में और दोनों की उपस्थिति में ये जब बैलेट बॉक्स खुलता है उसके बाद क्या स्थिति होगी और क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल कुमार आलोक, ये कितनी बड़ी आलाकमान के लिए चुनौती होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर स्थितियां ऐसी हैं कि दो खेमे में बटी हुई नजर आती है। ऐसे में अब की बार अगर स्थिति ऐसी होती है क्योंकि दो पक्ष में से किसी एक का पक्ष ही हावी नजर आएगा, तो ऐसे में दूसरा पक्ष नाराज ना हो उसके लिए किस तरह की रणनीति यहां पर कांग्रेस बनाती हुई नजर आएगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हर स्टेट की हम बात करें, इधर वो मध्य प्रदेश हो, वहाँ दिग्विजय बनाम जो कांग्रेस के कमलनाथ है उनके साथ लड़ाई है। राजस्थान में आप देख रहे हैं सचिन पायलट बनाम जो गहलोत है उनके बीच लड़ाई है। और जहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे और अदर स्टेट हो जहाँ कांग्रेस कुछ नहीं है, वहां भी गुटबाजी में उनके जो नेता हैं वो व्यस्त हैं। तो यहाँ पर जो दोनों बड़े नेता हैं, डीके शिव कुमार भी बड़े नेता हैं, सिद्धारमैया भी बड़े नेता हैं, और ये तय है कि अगर दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है तो दूसरा पक्ष बिल्कुल नाराज होगा और पार्टी में हो सकता है कि घमासान हो, और उस घमासान को कैसे निपटेगी आलाकमान, ये कांग्रेस के जो हाईकमान है वो उनके लिए चुनौती होगी। बिल्कुल, और हमारी सहयोगी आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिस तरह की देखिए कई बार कांग्रेस पर इल्जाम लगते रहे हैं कि भाई अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन जो फैसला करने वाले होते हैं वो नाश्ते की टेबल पे या डिनर टेबल पे वो आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी वही करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कमान उनके हाथ में रहती है और वही अभी नजर आ रहा है। जी देखिए, कांग्रेस में हमेशा से एक निर्भरता देखी गई है गांधी परिवार को लेकर। अभी हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, आला नेताओं को परिवार के सदस्यों पर निर्भर करना पड़ रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कर्नाटक में प्रचार भी करते नजर आए, प्रियंका गांधी भी कर्नाटक में लगातार प्रचार किया चुनाव के दौरान। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि आज भी गांधी परिवार कांग्रेस के लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितनी जब वो किसी पद पर थे। तो जाहिर है कि ये जो फाइनल डिसीजन होगा वो दिल्ली में होगा और 10 जनपद पर आज इन दोनों नेताओं के साथ आमने सामने बातचीत नजर बनी रहेगी। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आप दोनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का छापा, जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलवामा और शोपियां में छापा डाला गया है। टेरर फंडिंग के मामले में ये एनआईए का छापा पड़ा है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। नीरज, क्या खबर है? तो आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की जो लगातार कोशिश है उसमें एक कड़ी और आगे बढ़ते हुए, कदम और बढ़ाते हुए एनआईए यहां लगातार छापेमारी करती हुई और उसके बाद एक बड़ा छापा यहां पर टेरर फंडिंग के इस पूरे मामले पर यहां पर नजर आया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों भी एनआईए की तरफ से तमाम बड़ी कार्रवाइयां यहां पर देखने को मिली थी और उसके बाद जब यह छापा मिला तो वहां पर तमाम दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें बड़े खुलासे होने की पहले भी उम्मीद जताई गई थी और आज भी अभी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर जो नजर है वो एनआईए की है और उसके अलावा लगातार एनआईए का ये जो छापा है वो टेरर फंडिंग को लेकर काफी सख्त होता जा रहा है। और इसके अलावा बीते दिनों भी हमने देखा कि तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी जिसमें तमाम बड़े खुलासे एनआईए की तरफ से किए गए थे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी जो छापेमारी हो रही है उसमें भी यहां पर जो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है उसमें बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? लगातार हम देख रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, ऐसे में बड़े खुलासों की उम्मीद एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर गौरव ये कार्रवाई कर रही है और पुलवामा में और शोपियां में 2 जगह अभी एनआईए की टीम मौजूद है। कई सारे जो एनआईए के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इससे पहले भी 10 मई को भी एनआईए ने रेड करी थी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। वहां से इनपुट मिला था एनआईए को कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन यहाँ पर जो अपने सदस्य हैं या ये कह सकते हैं कि स्लीपर सेल हैं
उन तक पैसा पहुंचा रहे थे, हथियार पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, ताकि देश के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके और इसके साथ साथ ही समाज में वैमनस्य पैदा किया जा सके। इस तरह के मॉड्यूल पर काम किया जा रहा था, जिसकी जानकारी एनआईए को मिली थी और एनआईए ने 10 मई को रेड करी थी। उसी रेड के दौरान कुछ इनपुट एनआईए को मिला था और उसके बाद ये 2 जगह अब एनआईए की टीम पहुंची है, जहां पर पुलवामा में और शोपियां में अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हम देख रहे हैं नीरज, लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है और इस दिशा में जो टेरर फंडिंग है उस पर भी काफी लगाम कसने की कोशिश हुई है और एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए कदम कह सकते हैं हम इसे। देखिए, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखें कि तमाम एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि घाटी के अंदर जो भी आतंकवादी मौजूद थे, या तो उन्होंने सरेंडर किया या उनको मार गिराया गया। इनकाउंटरों में हमारी सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और तमाम आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा, जिस तरीके से हमारे जो सेना के लोग हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर इतनी लगाम लगा दी थी कि पाकिस्तान की तरफ से जैसे पहले घुसपैठ होती थी वो घुसपैठ अब नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि वो अलग अलग तरीके खोज रहे हैं आतंकवादी कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इधर एनआईए ने इससे पहले भी आपको पता होगा कि तमाम अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही तमाम ऐसे कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते थे और उनके थ्रू हवाला का पैसा आतंकवादियों तक पहुंचता था। अब ये जो कार्रवाई की जा रही है वही कार्रवाई का हिस्सा है टेरर फंडिंग के तहत, क्योंकि जो इनपुट एनआईए को मिले थे कि किस तरीके से घाटी में जो सक्रिय जो सदस्य हैं, चाहे हम तमाम आतंकवादी संगठनों की बात करें, हिजबुल की बात करें, जैसे मोहम्मद की बात करें, ये अपने सदस्यों को किसी बड़ी वारदात के लिए पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो पंजाब का जो बॉर्डर है और पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स वहां पर पहुंचती है और वो ड्रग्स का पैसा वो भी आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लगातार कोशिश करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आतंकवादियों ने एक नया गठजोड़ भी बनाया था जो गैंगस्टरों के साथ मिलकर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो ये कई सारे मॉड्यूल यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं, उन्हीं पर एनआईए तेजी के साथ काम कर रही है और अभी भी और अब छापेमारी की कार्रवाई वहां चल रही है। शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से लगातार की जा रही है और उसमें एक बार फिर से छापेमारी की गई है और बड़े खुलासों की उम्मीद एक बार फिर से यहां पर नजर आ रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए नया सवेरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके
2 सोखता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि G20 में क्या कुछ चल रहा है भुवनेश्वर में, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों ने उनके अलावा 8 मेहमान देश भी शामिल हैं। बैठक के पहले दिन प्रतिनिधियों को पुरी के नीलाद्री तट पर ले जाया गया, जहां सभी ने मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति देखी और अभिभूत हो गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। पुरी के नीलाद्री तट पर सजी है ये अनोखी कलाकृति, जिसे देखकर समुद्र की लहरें खुशी से उछल रही हैं। और क्यों ना हो, आखिर बात हमारी संस्कृति की जो है। ओडिशा के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार को दर्शाते इस कलाकृति को बनाया है विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 डेज लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। भुवनेश्वर में शुरू हुई 4 दिवसीय सेकंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तहत रविवार यानी 14 मई को सभी सदस्य देश और 8 मेहमान देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर ये मीटिंग्स भारत की अध्यक्षता में देश भर में 250 मीटिंग्स 56 सिटीज में आज शुरुआत हुआ है। पुरी के तट पर भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us, all the 20 G countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। संस्कृति सबको जोड़ती है और क्यों नहीं। ये कलाकृति जिसे बनाया है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने, वो अपने आप में गवाह है भारत का, जो ये मानता है वसुदैव कुटुंबकम। और हमारे G20 का मोटो भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, पुरी बीच, ओडिशा। और हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो भुवनेश्वर से इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग विशाल। हम जानते हैं कि भारत की जो विरासत है, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है, और हम ये भी जानते हैं कि संस्कृति सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। संस्कृति के जरिए हम आपस में आदान प्रदान, संवाद के जरिए सीमाओं के पार जा सकते हैं, हम राष्ट्रों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, हम जो है समुदायों और राष्ट्रों के बीच एक सेतु का भी बनने का प्रयास कर सकते हैं।
सबसे पहले शैला आपको सुप्रभात। आपने बिल्कुल ठीक कहा, संस्कृति और भारत की जो विरासत है वो बहुत रिच है और यही बात है कि भारत चाहता है कि उसकी संस्कृति को दूर दूर देशों तक पहुंचाया जाए। और ये जो सेकेंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है कल्चर की, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे संस्कृति से दूसरे देशों को रूबरू कराया जाए ताकि वो आके हमारी संस्कृति के बारे में जाने और एक राजदूत के तौर पर अपने अपने देशों के बारे में जाकर भारत के बारे में बताएं, इसकी संस्कृति के बारे में बताएं। अभी कुछ देर में यहाँ पर एक ओपनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इसमें शामिल होंगे और यहाँ पर सभी 20 देशों के अलावा जिसमें भारत भी शामिल है 8 मेहमान देश भी इसमें होंगे। तो ये जो सेशन है ये इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से हमें अपनी संस्कृति को संजोकर रखना है ताकि भावी पीढ़ी को ये पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी। जब हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया की संस्कृति की बात करते हैं और किस तरह से उनको एक साफ स्वच्छ वातावरण देना है और किस तरह से डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो प्रदूषण ना करे। क्योंकि भारत ये हमेशा से कहता रहा है कि वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 का मोटो भी है। और वसुदैव कुटुंबकम जिसका मतलब है कि हम सब एक परिवार है, वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये सेकंड वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है कल्चर की। पहली मीटिंग हुई थी खजुराहो के अंदर जिसमें हमने पूरी दुनिया को खजुराहो की संस्कृति के बारे में, खजुराहो के जो स्कल्पचर है उसके बारे में रूबरू कराया था। कल हमने देखा किस तरह से नीलाद्री तट पर जो सैंड आर्टिस्ट है पद्मश्री पटनायक, उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से यहाँ की जो विरासत थी, मैरीटाइम ट्रेड था उड़ीसा का, वो कितना मशहूर था। तो ये जब हम संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तो जाहिर सी बात है संस्कृति देशों को जोड़ती है। और जो सैंड आर्टिस्ट ने जो बनाया उसका स्लोगन भी दिया, कल्चर यूनाइट्स ऑल। विशाल, ये जो कलाकृतियां हैं बिना कलाकार के तो हो ही नहीं सकती। ऐसे में कलाकारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में उन कलाकारों को वैश्विक पटल पर एक पहचान मिले, उनका नाम और ज्यादा आगे बढ़कर आए क्योंकि जो उनकी कलाकृतियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में विशाल आपसे यही समझना चाहूंगा कि यहाँ पर उसके लिए किस तरह की रूपरेखा रखी गई है कि ये कलाकार भी अपनी कलाकृतियों को लेकर वैश्विक पटल पर और ज्यादा प्रसिद्धि पा पाए। गौरव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने और ये काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं वो अपनी संस्कृति, अपने आर्ट को कैसे दूसरे देशों तक पहुंचाए, यही G20 का मंच जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। कल हमने देखा कैसे पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपनी जो कलाकृति दिखाई उसको दूसरे देशों ने देखा। हम सब जानते हैं कि जो पद्मश्री पटनायक है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते और कैसे अलग अलग मुद्दों पर वो सैंड आर्ट बनाते हैं। अब जो कल उन्होंने वो बनाया था मैरीटाइम ट्रेड ओडिशा का। इसके अलावा आपने जो सवाल किया कि हमारे कलाकारों को कैसे प्रसिद्धि मिले, कैसे दूसरे देश के लोग जाने, आज शाम को एक कला मेला होने वाला है जिसे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक उसका इनॉग्रेशन करेंगे और यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं G20 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, इसके अलावा जो 8 गेस्ट कंट्रीज हैं हमारे, वो भी वहाँ पर जाके उसको देखेंगे और कला मेले के अंदर अलग अलग उड़ीसा के जो कलाकार हैं वो अपनी कलाकृति को दिखाएंगे। और ट्राइबल आर्ट हमारा इंडिया का हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है, तो ट्राइबल आर्ट को भी यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। तो ये एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है, G20 एक प्लेटफॉर्म है। ना सिर्फ हम अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उन आर्टिस्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं जो गुमनाम है लेकिन काफी आला दर्जे के कलाकार हैं। बिल्कुल, कहते भी हैं सतत भविष्य, बिल्कुल सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत जरूरी है और इसलिए सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने। आप नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट साझा करने के लिए। और बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए DD न्यूज के साथ। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय +F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो +F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया
सुपर हिट। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए G20 की हम बात कर रहे हैं तो इसी में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक के दौरान नवीन और उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का आयोजन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मिलकर कर रही हैं। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य के मार्ग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं होंगी। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं विकास बैंकों की जो भूमिका है उस पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। और तो आपको बता दें मुंबई में तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक आज से शुरू हो रही है। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकियां हैं CCUS के भविष्य पर चर्चा होगी। ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी होगी और कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाओं का आयोजन होना है। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होनी है, तो दूसरे सत्र में किस तरह से निवेश जुटाया जाए वित्तीय संस्थानों की, इसमें क्या कुछ भूमिका रहेगी उस पर चर्चा होगी। नवीन और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का इरेडा और इरेना मिलकर आयोजन कर रहे हैं। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा होगी। तो G20 का ये जो तीसरा ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्यामा मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, जैव ईंधन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कार्बन उत्सर्जन को किस तरह से कम किया जाए, इसके जो तौर तरीके हैं इस पर विचार होगा और हम देख रहे हैं कि भारत इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। किस तरह से जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। हाइड्रोजन को चाहे वो व्हीकल्स हों उनमें हाइड्रोजन वाली गाड़ियां हों, कार्बन उत्सर्जन को किस तरह से कम किया जाए उस पर लगातार भारत की नज़र है और भारत लगातार काम कर रहा है। उस दिशा में ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल शैला, तीसरी मीटिंग है ये एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत चर्चा हो चुकी है और अब जो है जो कम्युनिके बनता है हर वर्किंग ग्रुप का वो अब एक तरीके से शेप लेना शुरू हो चुका है। जब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की, कई सारे चैलेंजेस होते हैं यहाँ पर, कई सारे इश्यूज होते हैं जो पूरी दुनिया आज फेस कर रही है। सबसे बड़ी अगर हम एनर्जी चैलेंज की बात करें तो वो है कि आप जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं एनर्जी के का, आप कोयले की बात कर लीजिए या फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लीजिए, इन सब से आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ में। जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें जो विकसित देश है और साथ में जो विकासशील देश हैं, ये दो एक तरीके से यहाँ पर विभाजन हो जाता है। विकसित देश ने तो अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को पा लिया, लेकिन यहाँ पर अब जो विकसित देश, विकासशील देश जो हैं, उनके सामने दो यहाँ पे मेजर चैलेंज है। एक तो आप विकास किस तरीके से कर रहे हैं और दूसरा आप साथ ही में एनवायरनमेंट के लिए, पूरी क्लाइमेट के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्लाइमेट के कॉस्ट पर ट्रांजिशन या डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं यहाँ पर जो डिस्कस की जाएंगी, किस तरीके से आप एनर्जी ट्रांजिशन, जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उससे आप क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से होगा वो एक होगा प्रायोरिटी एरिया के इसके अलावा
इसमें खर्च भी बहुत होते हैं, एक्सपेंडिचर लगते हैं, तो वो फाइनेंस, लो कॉस्ट फाइनेंस किस तरीके से होगा, इस पर भी चर्चा होगी। जो मेन इवेंट होंगे जिसमें 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं, उसके अलावा 8 साइड इवेंट्स भी होने वाले हैं, जहां पर यही सारे चर्चा होंगे कि किस तरीके से आप पैसा लगाएंगे, किस तरीके से आप लो कॉस्ट खर्च होंगे। पिछली जो सेकेंड G20 मीटिंग हमने देखी थी एनर्जी ट्रांजिशन की, उसमें ये एक तरीके से कंसेंसस बना था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके ऊपर सबकी सहमति बनी थी। अब जो है वो और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की हमने बात की या ट्रांजिशन की बात की, उसके ऊपर चर्चा किस तरीके से होती है, उसके ऊपर क्या ठोस बात निकलती है, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जब हम कम्युनिके की बात कर ही रहे हैं, तो तीसरी मीटिंग है, अब मोटा मोटी जो चर्चा थी, कंसेंसस थी, वो बन चुकी है। अब चौथी मीटिंग अब जो तीसरी होगी, उसके बाद चौथा और फिर मिनिस्ट्रियल, तो हम समझ सकते हैं डेलिबरेशंस काफ़ी इंटेंस हो चुकी है और एक तरीके से कम्युनिके शेप करेगा, इसकी उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के दौरे पर हैं। स्वीडन में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और इस दौरान उन्होंने भारत स्वीडन के आपसी रिश्तों के बारे में जानकारी दी और कहा कि स्वीडन ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भागीदार देश रहा है। ये नॉर्डिक समूह के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। इसके अलावा दोनों देश औद्योगिक परिवर्तन के मामले में भी एक साथ चल रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 300 स्वीडिश कंपनियां मौजूद हैं। विदेश मंत्री ने खुशी जताई है कि दोनों देश विकसित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे भागीदारों को भारत के बारे में अच्छी समझ हो। विदेशों में रह रहे भारतीय समुदायों के बारे में भी विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारत का प्रोफाइल बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 20 साल से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने एक तरह से चिंता भी जताई कि यूएन के स्थायी सदस्य के रूप में ना तो कोई अफ्रीकी देश है और ना ही लैटिन अमेरिकी देश। हर गुजरते साल के साथ संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता सवालों के घेरे में आ गई है, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र की भलाई के लिए सुधार होना चाहिए। Here the Nordic Baltic grouping is one of great importance, and in fact when I look back at the last decade, among the many innovations which Prime Minister Modi has introduced in our foreign policy, this kind of group engagement with countries is one of them. We've done it we had a tradition of doing it with Africa, but we're doing it with the Pacific Islands, we're doing it in other regions in South America, but in Europe the Nordic one is particularly important, and in the coming years we hope in some way to also try to capture the Baltic countries in association with that. और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटीज डायलॉग में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर भारत प्रशांत सुरक्षा पर हाई प्रोफाइल बैठक में भाग लेने के लिए कैलिफोर्निया के सरीलैंड्स में मिलेंगे। जनरल चौहान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में सीडीएस का पदभार संभालने के बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की देश के बाहर ये पहली यात्रा है। और वहीं फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। इसमें किसी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की थी। और देश भर की आज होने वाली कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे।
तो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है। केरल पुलिस ने चोरी के संदेह में बिहार के एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मलप्पुरम के पुलिस प्रमुख सुजीत दास ने कहा कि आरोपी राजेश पर हमले का सबूत है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खुद बरामद किया। अब एक विशेष जांच इस मामले में काम कर रही है। तमिलनाडु के विलुपुरम और श्रींगलपट्टू जिलों में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कल विलुपुरम जिले के मरक्कनम के पास एकेआर कुप्पम के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसमें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। चक्रवाती तूफान मोखा ने कल शाम बांग्लादेश तट को पूरी तरह से पार कर लिया है। इसके बाद तूफान म्यांमार के सितवे के नजदीक जाकर थोड़ा कमजोर पड़ गया। बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों कोक्स बाजार, चट्टोग्राम, पायरा और मोगला को अब केवल डिस्टेंट कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 जारी रखने को कहा गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए नया सवेरा। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो तुर्की में हुआ राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतों की गिनती में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमाल क्लिचदारोग्लू दोनों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक हुई 96% मतों की गिनती में एर्दोआन को 49.44% मत मिले हैं, जबकि क्लिचदारोग्लू को 44.86% मत मिले हैं। दोनों पक्षों ने चुनाव में आगे होने का दावा किया है और समय से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी है। अंकारा में समर्थकों को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने कहा कि वो अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव दूसरे दौर में जाता है तो वो देश के फैसले का सम्मान करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि चुनाव पहले दौर में समाप्त हो गए हैं। अगर हमारे देश ने दूसरे दौर के लिए चुना है तो वो भी स्वागत योग्य है। वहीं केमल क्लिचदारोग्लू ने संवाददाताओं से कहा कि अगर हमारा देश दूसरे दौर की बात करता है तो हम निश्चित रूप से दूसरे दौर में जीतेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज में बदलाव की इच्छा 50% से अधिक है। अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच 28 मई को निर्णायक मुकाबला होगा। और थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। आरंभिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फेव थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुत चनोचा से आगे चल रहे हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सेना ने 2014 में विद्रोह के बाद सत्ता संभालने पर संसदीय नियमों में परिवर्तन किया था। इन नियमों के अनुसार विपक्षी दलों को सेना समर्थक जुंटा नियुक्त सीनेट के सदस्यों सहित कई धड़ों का समर्थन जुटाना होगा। थाईलैंड में हाल के वर्षों में सैन्य विद्रोहों के बाद ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयुत चनोचा ने विद्रोह के बाद 2014 में एक बार फिर सत्ता संभाली थी। मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पीता लिमजारोनरात ने चुनाव परिणामों को सनसनीखेज बताया और वादा किया कि सरकार बनाते समय उनकी पार्टी सैन्य समर्थित पार्टियों का विरोध करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी फू थाई पार्टी के साथ बातचीत की मांग करेगी और गठबंधन पर समझौता करेगी। वहीं फू थाई की पार्टी पेंटोंगन टॉर्न शिनावात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि वे एक साथ काम कर सकते हैं।
हालांकि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा ये केवल कल हुए मतदान के परिणाम से ही तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है। और अब बात करेंगे कारोबार की। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थीं। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इन उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। पहली 3 सूची में शामिल 1238 उपकरणों में से 310 का उत्पादन भारत में ही होने लगा है। ये उपकरण लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण विमानों, युद्धपोतों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में इस्तेमाल किए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि चौथी सूची में शामिल 928 उपकरणों को मेक श्रेणी की और इन हाउस विकास के तहत विभिन्न माध्यमों से भारत में बनाया जाएगा। हम दिन में न जाने कितनी बार स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन ऑन करते हैं और भूल जाते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इन सब के पीछे विज्ञान है और विज्ञान के कारण ये सब चीजें काम करती हैं। हम नहीं सोच पाते कि कौन से विज्ञान के नियम के आधार पर ये तमाम चीजें हर दिन हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नया किया जाए जिससे आम इंसान की जिंदगी को आसान बनाया जाए। ऐसे ही भौतिक विज्ञान के एक बड़े प्रोफेसर हैं दीपक धर, जिन्हें उनके काम के लिए पद्म सम्मान से नवाजा गया है। स्विच ऑन करते जाइए, बल्ब जलते जाएंगे। ऐसे ही हम दिन भर में ना जाने कितनी बार स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन ऑन करते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इस सब के पीछे विज्ञान है और विज्ञान की वजह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। हम अक्सर एक आम इंसान के नज़रिए से ये नहीं सोच पाते कि आखिर इसके पीछे क्या बारीकी छिपी हुई है, कौन से विज्ञान के इस नियम के आधार पर ये तमाम चीज़ें हर दिन हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं। लेकिन ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नया किया जाए ताकि आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। लोग इस प्रकार की लैब, जैसे कि मैं फिजिक्स की लैब में खड़ा हूँ, ऐसी तमाम प्रकार की जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं कुछ नया करने के लिए। ऐसे ही एक भौतिक विज्ञान के बड़े प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दीपक धर, जिनको उनके काम के लिए मिल रहा है पद्म सम्मान। जटिल वैज्ञानिक परिभाषाओं को सरल भाषा में लोगों के सामने रखने में सक्षम वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर देश दुनिया में सबसे सुलझे हुए सैद्धांतिक भौतिकविद के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर एमिरेट्स बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर धर कठिन से कठिन समस्याओं की बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रभाव साइटेशन के लिए शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध प्रोफेसर धर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सैद्धांतिक समझ में सुधार के उद्देश्य से कार्य किया। कैंसर के उपचार के लिए दवा वितरण के नैदानिक अभ्यास में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र विकसित कर योगदान दिया। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के विभिन्न सिद्धांतों पर आपका कार्य सराहनीय है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जनरल उद्देश्य होता है कि जो बड़े कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, जबकि
एक एक पार्टिकल का बिहेवियर हमको जानने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि एक बॉक्स में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं और हम जानना चाहते हैं कि गैस का दबाव कितना होगा, जबकि हमको मॉलिक्यूल कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी क्या दिशा गति है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब सीखने मालूम करने के लिए जो थ्योरेटिकल टेक्निक इस्तेमाल की गई वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाती है पहले, और बाद में देखा गया कि इस तरह की टेक्निक का उपयोग और क्षेत्रों में भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में या अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में। प्रोफेसर धर ने अमेरिका से पीएचडी की, लेकिन स्वदेश लौट आए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ गए। प्रोफेसर धर को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सांख्यिकी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का सम्मान हासिल किया। उन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र लिखे। प्रोफेसर दीपक धर ने अपने पूरे जिंदगी में स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ही मूलभूत योगदान दिया हुआ है। आपने काम किए हुए एक विषय के बारे में जिसको सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकलिटी बताते हैं, तो वह ऐसी चीज है कि पिछले 25-30 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा है, और एक ऐसा विषय है जिससे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, इकोसिस्टम इवोल्यूशन और इकोनॉमिक मार्केट्स का इवोल्यूशन, ये सब के लिए ये डेवलपमेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट का फायदा होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेसर दीपक धर का काम बहुत ही मूलभूत है, और इसीलिए उनको गिब्स मेडल प्रदान किया गया। ये एक्चुअली भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक है जिनको ये मेडल मिल गया है, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या मैथमेटिकल फिजिसिस्ट को दिया जाता है। प्रोफेसर दीपक धर जो सर पर बहुत बहुत बधाई। दशकों से भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोफेसर दीपक धर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आईपीएल में अब तक गुजरात और हैदराबाद टीम के बीच केवल 2 मैच खेले गए हैं, जहां दोनों ही टीमों ने एक-एक मैचों में जीत हासिल की है। गुजरात टीम अपने पहले ही सीजन से लगातार अच्छा खेलती आ रही है, तो वहीं हैदराबाद का रिकॉर्ड इस दौरान कुछ खास नहीं रहा है। गुजरात की टीम 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, वहीं हैदराबाद की टीम 8 अंक के साथ 9वें पायदान पर। और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। तो पुरस्कार विजेता लोकप्रिय निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम टोविनो थॉमस अभिनीत फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो 100 करोड़ रुपए के क्लब की ओर बढ़ रही है। ये बॉलीवुड फिल्म के लिए दुर्लभ उपलब्धि है। 16 से 27 मई तक कान फिल्म फेस्टिवल के लिए 4 भारतीय फिल्मों का आधिकारिक चयन किया गया है। कानू बहल की आगरा उनकी दूसरी फिल्म होगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में होगा। तेलुगु स्टार राम पोथिनेनी, निर्माता पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन ड्रामा आई स्मार्ट शंकर की रिलीज के लगभग 4 साल बाद आई स्मार्ट शंकर सीक्वल के लिए फिर से साथ आए हैं। टीवी शो नीरजा एक नई पहचान में एक्टर आस्था शर्मा और राजवीर सिंह क्रमशः बड़ी हो चुकी नीरजा और अबीर की भूमिका निभाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो देश भर में किस तरह का मौसम है उस पर बात करेंगे।
तो आज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मध्यम से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्व और दक्षिण असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। समुद्र की स्थिति बांग्लादेश तट, उत्तरी म्यांमार तट, गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी तट पर बहुत खराब रहने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग जगहों पर बर्फबारी संभव है। लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक में 1 या 2 मध्यम बारिश वहां पर स्थानों पर हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के तमाम शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं गोवा। और आपको बता दें कि गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लोगों के अनावरण के मौके पर प्रस्तुत किए गए शानदार कार्यक्रम की मनमोहक झलकियां आपको दिखाते हैं। आप इनका लुत्फ उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा।